इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सेल के बारे में। कोई भी जीवित जीव कितने एलिमेंट से मिलकर बना होता है? 6 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। 90% हमारे शरीर के ड्राई वेट का हिस्सा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर से मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं वो किसी भी जीवित जीव में पाए जाते हैं। तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, CA का होना प्यार से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। फंक्शनली इंपॉर्टेंट अदर एलिमेंट्स भी हैं जो बॉडी के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, जिंक, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम एंड सेलेनियम। Then what are the major complex biomolecules of the cells? सेल में कौन कौन से मेजर बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं? प्रोटीन, DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA, पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन एंड लिपिड। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं सेल के, और ये यूनिट से मिल कुछ बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जैसे प्रोटीन है, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। देन राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की चेन है। पॉलीसेकेराइड्स है, मोनोसेकेराइड्स की चेन से बनता है। जो लिपिड है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की चेन है। देन व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ नॉर्मल मैन? एक सामान्य व्यक्ति है, उस अगर वो 65 किलो का है तो उसमें कितनी मात्रा में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो प्रेजेंट होंगे? वाटर, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल से कितनी मात्रा में होंगे? तो सबसे अधिक मात्रा में वाटर होगा। किसी भी व्यक्ति में लगभग 60 से 70%, किसी भी व्यक्ति के शरीर का 60 से 70% हिस्सा पानी होता है। उसके बाद प्रोटीन है, यानी कि आप अगर वेट में देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति 65 किलो का है तो उसमें 40 किलो उसका वेट केवल पानी के कारण है। उसके बाद 11 किलो वेट उसका प्रोटीन के कारण है। लिपिड, जिसमें 9 किलो लिपिड होगा और 1 किलो कार्बोहाइड्रेट होगा, और मिनरल्स लगभग 4 किलोग्राम होंगे। देन व्हाट इज सेल? सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या कहें बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। हमारा शरीर पूरी तरह से सेल से ही मिलकर बना होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है। दिस इज द यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ स्टार्ट फ्रॉम द सेल, एंड्स विद द सेल। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जिन ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं उसे हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोट्स का मेन फंक्शन क्या है? मेन इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाया जाता। जैसे कि बैक्टीरिया हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। यूकैरियोट्स हैं, ये इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस रबर मेम्ब्रेन होता है। तो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो अच्छी तरह से इसमें प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूकैरियोट्स। देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स. There are lots of differences between prokaryotic cell and eukaryotic cell. You can see here. साइज में है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल्स है, सेल डिवीजन के बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंसेस प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला तो प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर साइज का होता है। यूकैरियोटिक सेल्स 10 से 100 माइक्रोमीटर तक के हो सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन है, सेल इज इन्वेलप्ड बाई अ रिजिड सेल वॉल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल है, जो सेल है वो केवल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता। ये बात अलग है। प्लांट्स के केस में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस आर नॉट वेल डिफाइंड, डीएनए इज फाउंड एज न्यूक्लियोटाइड, हिस्टोन्स आर एब्सेंट। एंड यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन, डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स आर सिंगल मेम्ब्रेन। और जो यूकैरियोटिक सेल हैं
उसमें ऑर्गन्स वेल डिफाइंड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन फिजन या माइटोसिस नहीं पाया जाता, फिजन के थ्रू होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें जो डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, वो माइटोसिस के थ्रू होगा। देन व्हाट आर द ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल। तो हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे यहाँ, तो क्या क्या ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो 3 तरह के ऑर्गेनल प्रेजेंट रहेंगे। एक तो वो ऑर्गन जिसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, एक तो वो ऑर्गन है जिनमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, और दूसरे वे ऑर्गन जिनमें सेल मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन होगा, और तीसरे वे ऑर्गेनल्स हैं जिसमें डबल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। यानी कि ऑर्गन जो है वो 2 सेल मेम्ब्रेन की लेयर से घिरा हुआ होगा। तो सबसे पहले उन सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो राइबोसोम है, साइटोस्केलेटन है, न्यूक्लियोलस है, इनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। उसके अलावा सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स हैं, उसमें आते हैं लाइसोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडीज, पेरोक्सिसोम। सो दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स विच आर यूनी मेम्ब्रेन, ये आप याद रखिएगा। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स में है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में प्रेजेंट रहेगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। और न्यूक्लियस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों जो ऑर्गेनल्स हैं दीज आर डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स। आप नॉर्मल यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं सेल का, क्या क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, काल्गी बॉडीज है, पेरोक्सिसोम है, वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ACR है, लाइसोसोम्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोसोल है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल। नाउ लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट ऑर्गेनल दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल है। तो सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनल कौन सा रहेगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेनस होता है, आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूज विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है। एंड 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैव न्यूक्लियर पोर। तो दोनों जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैं उनके बीच में न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है, मतलब गेप्स प्रेजेंट है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है उसका डायमीटर 90 नैनोमीटर होता है। एंड इस न्यूक्लियर पोर का फंक्शन ये है कि ये जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज हो रहे हैं न्यूक्लियस में उसको साइटोप्लाज्म तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब जो प्रोडक्ट जिनका साइज पोर के साइज से छोटा है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू डायरेक्टली पास होकर साइटोप्लाज्म में जाते हैं। न्यूक्लियस कंटेन DNA, द रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियस में DNA पाया जाता है जिसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा होगा वो उसका जेनेटिक मेकअप डिसाइड करता है। न्यूक्लियोसोम्स है। न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है। यूकैरियोटिक DNA प्लस बेसिक प्रोटीन, तो दोनों को मिला के न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं। बेसिक प्रोटीन क्या रहेगा हमारा, हिस्टोन। तो सिंपली न्यूक्लियोसोम्स इज इक्वल टू यूकैरियोटिक DNA प्लस हिस्टोन। क्रोमेटिन फाइबर है। क्रोमेटिन फाइबर क्या है, दीज आर द असेंबली ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। बहुत सारे जब न्यूक्लियोसोम्स एक साथ मिल जाते हैं 1 by 1 के, ये जो न्यूक्लियोसोम्स है उसमें रेशियो कैसा रहेगा, यूकैरियोटिक DNA का 1 और हिस्टोन का 1, तो 1 by 1 रेशियो में रहेंगे। जब ये न्यूक्लियोसोम्स बहुत सारी इकट्ठा हो जाते हैं तो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो फाइबर का निर्माण करते हैं जिसे क्रोमेटिन फाइबर कहा जाता है। देन वी हैव क्रोमोसोम्स। क्रोमा यानी कलर, सोमा यानी बॉडी। क्रोमोसोम्स किसी भी ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम्स कंपोज्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियन न्यूक्लियोसोम्स। तो बहुत सारे कई मिलियन न्यूक्लियोसोम्स को मिला के एक क्रोमोसोम बनता है, सोच लीजिए। और ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। किसी भी स्पीसीज़ का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, कोई स्पीसीज़ कैसी है उसके क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से डिसाइड होता है। क्रोमोसोम नंबर हर स्पीसीज़ के लिए यूनिक होता है। ह्यूमन्स है 46 क्रोमोसोम, हम कह सकते हैं 23 पेयर, जिसमें से जो एक पेयर है दैट विल डिटरमाइन द सेक्स। नाउ न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स अ डेंस बॉडी नोन एज न्यूक्लियोलस which is a membraneless structure. न्यूक्लियोलस रिच इन राइबोसोमल RNA। यहाँ पे राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। rRNA जो है सबसे अधिक मात्रा में न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म ग्राउंड मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं।
Then nucleoplasm is rich in enzymes such as DNA polymerase and RNA polymerases. तो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें DNA पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं और RNA पॉलीमरेज एंजाइम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं. तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. देन वी हैव हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम HGPS. एक रेयर कंडीशन है जिसमें जन्म लेते ही एजिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है. 1 से 5 मिलियन जन्म बच्चों में केवल किसी एक बच्चे को होता है. मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन में ये डिजीज़ होती है. Then we have mitochondria. Mitochondria is a Greek word made up of 2 Greek words. Mitos means thread, chondros means granules. जो actually में it was a prokaryotic cell जो कि धीरे धीरे evolution के थ्रू एक ऑर्गेनल में कन्वर्ट हो गया. इट इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल. इसमें सारे वो फीचर हैं जो एक प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं. और ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. यहाँ पे सारे ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस होते हैं. यहीं पे एटीपी सिंथेसाइज होता है. आउटर मेम्ब्रेन जो है इसका वो स्मूथ होता है और जो ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया है उसको ढकता है. इनर मेम्ब्रेन क्या है, क्रिस्टी फॉर्म करता है. छोटे छोटे फोल्ड उसमें बने होते हैं जिसमें साइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं. जो ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इस्तेमाल होने वाले साइटोक्रोम्स है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसी में धसे हुए होते हैं. फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. इसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एमडीएनए पाया जाता है. तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बन सकता है एमडीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है. तो इट इज़ प्रेजेंट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया. सिंपल चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा. अगर आप नहीं याद रखेंगे तो कन्फ्यूज होंगे आगे, है ना. जब आप डीप पढ़ेंगे और आगे इसमें तो कन्फ्यूजन होती है क्योंकि बहुत सारे टाइप के आरएनए अभी आप पढ़ने वाले हैं. एसआरएनए, एसएनआरएनए और आरआरएनए, एसआरएनए, बहुत सारे टाइप होते हैं आरएनए के. तो एमआरएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एमडीएनए मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अगला ऑर्गन. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is disrupted to form small vesicles known as microsomes. तो एक क्वेश्चन आता है which of the following organ is also known as microsome. ये जीपेट में पूछा गया है कई बार. तो सिंपल याद रखिए माइक्रोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही कहते हैं. क्या होता है जब सेल डिवाइड होता है ना तो उस टाइम में ये वेसिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम माइक्रोसोम्स कहते हैं. आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. और एसीआर जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एसीआर स्टैंड फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्टरीज होते हैं. पूरे आपको साइटोप्लाज्म में भी मिल जाएंगे. आरईआर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में राइबोसोम आपको मिलेंगे. और कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, ये न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होते हैं. तो जो आरईआर है उसका मेन फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज राइबोसोम इज प्रेजेंट ऑन दैट. एसीआर का मेन फंक्शन क्या हो गया, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ट्राइग्लिसराइड्स है, फास्फोलिपिड्स है, स्टेरॉल्स है. दीज आर सिंथेसाइज्ड इन एसीआर. एंड मेटाबॉलिज्म एंड सप्लाई ऑफ कैल्शियम फॉर द सेलुलर फंक्शन. तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप एकदम याद रखिए. कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन, ऐसे पूछा जाता है. तो आप याद रखिएगा. ऑप्शन में आपको फंक्शन दे दिया रहेगा, पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डू दिस फंक्शन. तो आप यहाँ पे याद रखिएगा एसीआर आरईआर का क्या फंक्शन है. गोल्गी अपैरेटस है, इसका फंक्शन कई बार पूछा जाता है बिकॉज इट इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ फंक्शन. जो गोल्गी अपैरेटस है, यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स अ यूनिक क्लस्टर ऑफ मेम्ब्रेन वेसिकल्स नोन एज डिक्टियोसोम्स विच इन टर्न कंस्टिट्यूट गोल्गी अपैरेटस. तो डिक्टियोसोम्स जो है वो यूनिट्स हैं गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के. गोल्गी अपैरेटस को ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं. डिक्टियोसोम्स वर्ड अगर आप कहीं पे सुनते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू द गोल्गी अपैरेटस. फंक्शन है कैटेलाइज द एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और सल्फेट मोइटीज टू द न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन. दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी अपैरेटस. कि जो प्रोटीन्स बन रहे हैं उनका कैटालिसिस करना, कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन्स बन रहे हैं. जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, इन सबको ऐड करने का काम किसका होता है, हमारे गोल्गी अपैरेटस का होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है. एंड दीज केमिकल्स मॉडिफिकेशंस आर नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं सेल में, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के बाहर ले जाने का काम बाहर ले जाने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये उस हमारे जो न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है उनको इस तरह से कन्वर्ट करता है, उनमें ऐसी चीज़ें ऐड करता है जिसके ज़रिए उसका इजीली ट्रांसपोर्ट हो सके सेल के बाहर, और हमारी जो बॉडी फंक्शंस है उसके लिए ये यूटिलाइज हो सके। मेम्ब्रेन सिंथेसिस पर्टिकुलरली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर ऑर्गेन पेरोक्सिसोम लाइसोसोम्स। तो गोल्गी अपैरेटस मेम्ब्रेन सिंथेसिस का भी काम करता है, खासकर हमारे इंटरसेलुलर ऑर्गेन्स के लिए, जैसे पेरोक्सिसोम है, लाइसोसोम्स है, इनके मेम्ब्रेन सिंथेसिस का काम करता है। लाइसोसोम्स है द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है इनको। लाइसोसोमल एंजाइम है हाइड्रोलाइसिस। और पेरोक्सिसोम्स है, इनको माइक्रोबॉडीज़ भी कहते हैं। इनमें कैटेलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। कैटेलेज प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय कन्वर्टिंग इट इनटू H2O and O2। तो ये जो कैटेलेज एंजाइम है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O और O2 में कन्वर्ट करके सेल को टॉक्सिक सेल जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू इससे सेल को बचाता है। ग्लाइऑक्सिसोम्स है, हमारे एनिमल सेल में पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होता है, तो प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लाइऑक्सिसोम। अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोलेट पाथवे। देन वी हैव जेलवेगर सिंड्रोम, एब्सेंस ऑफ फंक्शनल पेरोक्सिसोम। जेलवेगर सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? पेरोक्सिसोम के प्रेजेंट ना होने के कारण, बहुत रेयर है वो भी। एपोप्टोसिस है, एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ या सेल सुसाइड या फिर नेचुरल सेल डेथ को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। अगर कोई सेल नेचुरली मरता है तो एपोप्टोसिस कहलाता है। इंजरी या डैमेज के थ्रू नहीं मरता, अपने आप कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करके मरता है, तो ये एपोप्टोसिस कहलाता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है एपोप्टोसिस, क्योंकि बहुत ही प्लान्ड और प्री प्लान्ड, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सेल डेथ होती है। मतलब सेल खुद को मारता है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्रोसीजर होता है बॉडी में, और ये जीन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हो गए हमारी सेल की पूरी डिटेल, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, भले ही हम समझते हैं ना छोटा सा टॉपिक है, ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं और पेपर में वही पॉइंट पूछे जाते हैं। इसलिए आप ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को एकदम ध्यान में रखिए। बेसिक्स क्लियर होगा तो आपका एग्जाम ईजिली क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। गो फॉर द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर द मार्क्स। अगर आप नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स। मैं कहती हूँ ना, स्टडी फॉर नॉलेज नॉट फॉर द मार्क्स। इफ़ यू स्टडी फॉर नॉलेज यू विल गेट गुड मार्क्स। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।